डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि जीवधारियों में दो ही न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। डीएनए सभी जीवधारियों में जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक अणु होता है जो कि जीवधारियों में पाया जाता है। यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर अर्थात बहुलक होता है। जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे बारी बारी से एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है, श्रृंखला है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है वो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ने से ही एक लंबी चेन बनती है। उसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। डीएनए में ऐसी 2 श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल अर्थात प्रति समांतर होती हैं। ध्यान देना, यहां पर जो ये एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसका डायरेक्शन देखें तो 3' से 5' पर है, जबकि दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो इसके पैरेलल जा रही है वो उसका डायरेक्शन 5' से 3' पर है। इसके बारे में कल मैंने बताया था कि कैसे होता है। इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक तरफ नाइट्रोजनी बेस जुड़े रहते हैं। ध्यान देना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जहां पर एडेनिन होता है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में ठीक उसी के सामने थायमिन बेस होता है। एडेनिन प्यूरिन बेस है जबकि थायमिन जो है वो पिरिमिडीन बेस है। एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बंधों से आपस में जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में साइटोसिन होगा तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में उसी के ठीक सामने ग्वानिन होता है। ग्वानिन एक प्यूरिन बेस है जबकि साइटोसिन क्या है, एक पिरिमिडीन बेस है। ये साइटोसिन और ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से ये जो आपका डीएनए है उस डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के जो बेस होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। दूसरी चीज यहां पे ध्यान दीजिए, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। किस सन में, 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है उस डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का व्यास कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उस 20 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 4.5 प्लस 4.5 एंगस्ट्रॉम मोटी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अर्थात जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये, इसकी मोटाई कितनी है, 4.5 एंगस्ट्रॉम, और ये दूसरी जो श्रृंखला है इसकी भी मोटाई कितनी होगी, 4.5 एंगस्ट्रॉम।
इस प्रकार से ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर के कितना हो जाती हैं, 9 एंगस्ट्रॉम। जबकि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की जो अधिकतम ये दूरी आ रही है ये होती है 11 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच का जो गैप है वो 11 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो टोटल कितना हो गया, 20। तो इस प्रकार से 20 एंगस्ट्रॉम व्यास किसका होता है, हमारे डीएनए का होता है। जो डीएनए है उसका व्यास कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा, जिसमें से 4.5 एंगस्ट्रॉम मोटी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की अधिकतम जो डिस्टेंस होती है वो कितना होगा, 11 एंगस्ट्रॉम, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, डीएनए का व्यास होता है। अब यहां पे दूसरी चीज, जो डीएनए में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, केंद्रीय अक्ष, इस केंद्रीय अक्ष के दक्षिणावर्त घूमी रहती हैं, या कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज। जैसे जो घड़ी में जो सुई चलती है वो सुई कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, तो उसका डायरेक्शन इसी तरीके से इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का जो रोटेशन है वो केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ क्लॉकवाइज होता है, अर्थात दक्षिणावर्त रूप में घूमे रहते हैं। यहाँ पर अभी आपको क्लियर किया गया कि एडेनिन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का रोटेशन होता है तो इस रोटेशन में जो एक चक्र बनता है, मतलब एक कुंडलन जो होता है, उस एक कुंडलन की जो डिस्टेंस आती है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। यहां से देखिए, चाहे दो आप श्रृंग ले लीजिए, चाहे दो गर्त ले, तो यहाँ पे एक है श्रृंग और एक यहाँ पे, तो इनके बीच एक चक्र पूरा होता है रोटेशन का। जब एक चक्र रोटेशन का पूरा होता है तो एक चक्र के रोटेशन में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस कंप्लीट होता है। इस 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में 10 बेस पेयर, या कह सकते हैं कि 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े पाए जाते हैं। कितने होंगे, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहां पर 34 एंगस्ट्रॉम में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो आंसर होगा 10 पेयर, अर्थात 20। यहां पे देखें, एक पेयर यहां पर है, दूसरा, तीसरा, चौथा पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो यहीं पर आकर के क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है 34 एंगस्ट्रॉम, अर्थात एक कुंडलन कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें कितने हैं, 10 बेस पेयर हैं, या कह सकते हैं कि 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार अगर दो क्रमागत जो न्यूक्लियोटाइड हैं या बेस हैं, तो अगर इनके बीच का गैप देखें तो कितना आएगा, 34 एंगस्ट्रॉम में अगर 10 का हम भाग करें, उसको डिवाइड करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आता है। तो दो क्रमागत बेस पेयर के बीच कितना गैप होगा, तो आंसर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा। ये था वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। अब इसी पर नहीं कहेंगे, क्योंकि चारगाफ रूल इनसे पहले आया था, 1953 के पहले चारगाफ रूल दिया गया था। चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि डीएनए में
खास करके एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे कि चारगाफ रूल केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही सत्य है। इसके लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही चारगाफ रूल सत्य है और किसी के लिए ये सत्य नहीं है। चारगाफ ने बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन बेस की मात्रा पिरिमिडीन बेस की मात्रा के बराबर होती है। अर्थात अगर पूछा जाए कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अगर 40% एडेनिन है तो उसमें थायमिन कितना होगा, तो 40% अगर क्या है एडेनिन है तो थायमिन भी कितना होगा 40% ही होगा। इसी प्रकार से अगर साइटोसिन 10% है तो ग्वानिन की मात्रा कितनी आएगी 10% ही आएगी। अर्थात अगर देखें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं उसमें एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। या हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ये भी कह सकते हैं कि प्यूरिन बेस होता है और पिरिमिडीन बेस के बराबर होता है। तो पहला नियम चारगाफ का ये है, इस पर प्रश्न आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि किसी जीव जाति में A+T अर्थात एडेनिन और थायमिन का योग और G+C का जो अनुपात आता है, A+T तथा G+C का जो अनुपात आता है वो सदैव कांस्टेंट होता है और यह एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्योंकि एक जाति के सभी सदस्यों में ये अनुपात जो है वो हमेशा समान आएगा। जैसे मनुष्य में देखें हर ह्यूमन तो उसमें A+T अनुपात G+C इसका मान होता है 1.52। अर्थात जितने भी मनुष्य हैं उन सभी में इसका मान कितना आएगा 1.52 ही आएगा। अगर इसके अतिरिक्त आता है तो वो मानव नहीं है, ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक जाति के जितने सदस्य जितने मनुष्य होंगे सब में यही आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू बदल रही है तो स्पीसीज बदल जाएगी, तब वो मनुष्य नहीं। ई कोलाई बैक्टीरिया में A+T का अनुपात A+T और G+C का जो अनुपात आता है वो 0.92 आता है। यह एक बैक्टीरिया है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखें कि A+T अनुपात G+C का जो मान है वो हमेशा एक जाति के सभी सदस्यों में कांस्टेंट है, जबकि ये जैसे जैसे जातियां बदलती जाती हैं इसका मान भी वैसे वैसे बदलता चला जाएगा। और लास्ट है नंबर ऑफ नाइट्रोजनी बेस इज सेम इन सेम स्पीसीज। अर्थात अगर ह्यूमन में देखें मनुष्य में, तो मनुष्य में क्या है नंबर ऑफ बेस, ये है 66 मतलब 66 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो मनुष्य में इतने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो ये जितने भी मनुष्य होंगे उसमें बेस पेयर नाइट्रोजनी बेस की जो संख्या होगी वो समान होगी। मतलब जितने भी मनुष्य होंगे एक जात के सभी सदस्य में ये नंबर हमेशा समान रहता है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनी बेस इज सेम इन सेम स्पीसीज, अर्थात जितने भी एक जात के सदस्य होते हैं उसमें नाइट्रोजनी बेस का जो संख्या होता है, नाइट्रोजनी या समाचार होते हैं उसकी संख्या सदैव समान रहती है। तो यही चारगाफ का रूल है। तो चारगाफ का रूल बहुत पूछा गया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। चारगाफ का रूल केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही सत्य होगा। और इसके बाद डीएनए का आपको स्ट्रक्चर बताया गया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।